नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 332। भागती परियों के दर्पण आयाम में रहते हुए विवी जंगल से बाहर निकलकर प्रीतम की ओर चली गई। इससे उसे इन पुनर्जन्म वाले लोगों पर उनकी जानकारी के बिना चुपके से जासूसी करने की अनुमति मिल गई। जैसे जैसे वह करीब पहुंची, सबसे पहले उसने क्षितिज के पार बनाई गई सड़क देखी। वह भी प्रभावित हुई। यह अविश्वसनीय रूप से समतल थी और मजबूत प्राकृतिक सामग्रियों से बनी थी। इसमें कोई जादू नहीं था। इससे वह इन्हें बनाने वाले लोगों से और भी अधिक प्रभावित हो गई। वे सभी जटिल प्रकार के जादू का प्रदर्शन कर रहे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये मंत्र अजीब तरह से विशिष्ट थे और अपने काम के लिए बिल्कुल सही तरीके से ढाले गए थे। उदाहरण के लिए, खुदाई के प्रभारी लोगों ने ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया जिससे उनके पीछे की सड़क के समान ही एक चौड़ा और एक समान रास्ता बन गया। इससे भी अजीब बात यह थी कि उनके बीच अर्धमानव भी थे। जादू में रुचि रखने वाले अर्धमानव। उनका नेतृत्व एक पीले मन की द्वारा किया जाता था, जिसकी प्रजाति जादू करने में असमर्थता के लिए जानी जाती थी। विवी ने जब उन्हें देखा तो रिबॉर्न और भी अधिक अजनबी हो गया। उसने सड़क के किनारे खड़ी धातु की गाड़ियों को देखा। पहले तो उसे लगा कि वे बस बेकार की चीजें हैं, लेकिन फिर उनमें से एक कार तेज रफ्तार से सड़क की ओर भाग गई। क्या ये धातु के गोलेम हैं? यहाँ तक कि परियां भी गोलेम को इतना जटिल और शक्तिशाली नहीं बना सकती। वास्तव में यह इतना उन्नत था कि विवी को इसमें जादू का एहसास ही नहीं हुआ। ध्यान दो, विवी ने खुद को याद दिलाया। वह यहाँ उनके अजीबोगरीब आविष्कारों पर अचंभित होने के लिए नहीं आई थी। वह यहाँ ये समझने के लिए आई थी कि रिबॉर्न ने अन्य लोगों में इतनी मजबूत भावनाएं क्यों जगाईं। विवी ने अपने पंख फड़फड़ाए, अपने शरीर से बड़ी मात्रा में सुनहरी धूल नीचे जमीन पर गिराए। उसके हाथ की हल्की सी लहर से एक जादुई घेरा प्रकट हुआ और नीचे धरती के मानस को अपना आदेश देने लगा। अचानक जमीन के नीचे की कठोर चट्टान ऊपर की ओर फट गई, जिससे एक विशाल रॉक गोलेम प्रकट हुआ जो अपनी लाल चमकती आंखों से प्रीतम की ओर देख रहा था। विवी ने सोचा, यह उन्हें डराने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन इस भयानक चट्टानी जीव को अपने सामने उभरते देख रिबॉर्न के लोगों में डर या परेशानी का कोई लक्षण नहीं दिखा। वे बस रॉक गोलेम को सिर्फ थोड़ी सी हैरानी और विस्मय के साथ देखते रहे। ये वही रॉक गोलेम्स होंगे जिनके बारे में उन व्यापारियों ने हमें बताया था, सेटायर निर्माण श्रमिकों में से एक ने कहा। मुझे आश्चर्य है कि वे कैसे काम करते हैं, एक कैटफोक सीमेंट मिक्सर ने जवाब दिया, अभी भी कंक्रीट के एक बैच को मैन्युअल रूप से मिलाते हुए। वे उन धातु के हथियारों के समान चलते हैं जो राष्ट्र में उन कारखानों में हैं। विवी ने मन ही मन सोचा, इन लोगों को क्या हो गया है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, और अगर वह जानना भी चाहती तो भी ये लोग इतनी प्रबल भावना नहीं दिखा रहे थे कि वह उसका मजा ले सके। उनकी प्रतिक्रियाएं ज्यादा से ज्यादा हल्की थीं। मुझे इसके बारे में बॉस को बताना चाहिए, येलो हॉबमैन की इंजीनियर ने कहा। ध्रुव को जल्द ही एक लो शैडो ऑक ने नींद से जगा दिया। ऑक्यूपाइन निंजा ने ध्रुव को गोल्डन रोड निर्माण परियोजना में हुई घटना के बारे में बताया और उसे जल्दी आने के लिए कहा। उसने ओर्क को धन्यवाद दिया और फिर स्वयं को अपने एक छाया क्लोन में स्थानांतरित कर लिया, जिसे उसने उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सीमेंट मिक्सर में से एक से जोड़कर छोड़ दिया था। जैसे ही वह छाया से ऊपर उठा, उसने तुरंत अपने रिबॉनियन कार्यकर्ताओं के ऊपर खड़े विशाल रॉक गोलेम को देखा। रॉक गोलेम ये निर्माण निर्जीव प्राणी हैं और विशुद्ध रूप से मन से बने हैं। उनकी विनाशकारी शक्तियां प्रबल हैं, लेकिन उनके कोर में बचे हुए मन की मात्रा तक सीमित हैं। ये रॉक गोलेम आमतौर पर मायावी परी जाति के रक्षक और मुख्य रक्षात्मक बल होते हैं। जैसे ही ध्रुव ने यह विवरण पढ़ा, उसने तुरंत उस क्षेत्र में परियों के किसी भी संकेत की तलाश शुरू कर दी। और उसने क्या देखा, सिवाय एक बहुत छोटे मानव की आकृति के जिसके पंख थे और जो रॉक गोलेम के ऊपर उड़ रहा था। उसने परी की वास्तविक उपस्थिति नहीं देखी, लेकिन उसने एक परी के मन के हस्ताक्षर देखे। उसने आकाश में लाइट मैना का एक असामान्य जमावड़ा देखा जो संभवतः एक परी थी। वह नहीं जानता था कि वे स्वयं को छिपाने के लिए किस प्रकार के जादू का प्रयोग करते थे, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाले प्रकाशमान को उसके सर्वोच्च कौशल से छिपाया नहीं जा सकता था, भले ही इसके लिए आसमान पर चमकते सूरज का प्रयोग एक अन्य छलावरण के रूप में किया गया हो। बॉस, हमें रॉक गोलेम के साथ क्या करना चाहिए? येलो हॉबमैन की इंजीनियर ने उससे पूछा। ये हमें कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे अपने पालतू जानवर के रूप में रखना चाहते हैं। ध्रुव ने जवाब दिया, मुझे डर है कि तुम बहुत देर से आए हो। रॉक गोलेम का मालिक पहले से ही कोई है।
ध्रुव ने आकाश में उड़ने और परी से मिलने के लिए एक सरल तैरने का मंत्र प्रयोग किया, और जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, उसे लगा जैसे परी ने आखिरकार उस पर ध्यान दिया है। वह उसकी दिशा में मुड़ी और उसके चेहरे को घूरने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह सोच रही थी कि क्या वह वाकई उनकी चाल को देख सकता है। एक क्षण ऐसा भी आया जब परियों ने अपना सिर हिलाया। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि कोई मनुष्य उनके आर पार देख सकता है। लेकिन जब ध्रुव सीधी रेखा में उनकी ओर उड़ता रहा, तो परी को यह एहसास हुआ कि सुनहरे बालों वाला लड़का वास्तव में उन्हें बिना किसी समस्या के देख सकता है। उसने तुरंत भागने की कोशिश की। रुको, मैं बस बात करना चाहता हूँ, ध्रुव ने जल्दी से परी से कहा। उसने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, लेकिन फिर डर के मारे उससे दूर भाग गया। ये तथ्य कि आखिरकार एक इंसान उनके आर पार देख सकता था, वास्तव में एक भयावह और चौंकाने वाली घटना थी जिसने परी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव आकाश में तैरती हुई रोशनी का पीछा करते हुए जंगल की सीमा तक पहुंच गया। जैसे ही परी ने क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया, तो प्रकाशमान उसकी दृष्टि से गायब हो गया, जिससे वह परी को भूल गया। ध्रुव एक पेड़ के पत्ते से कुछ मीटर की दूरी पर हवा में रुक गया। यहाँ क्या हो रहा है, श्रेया? आसपास के माहौल का विश्लेषण पूर्ण। मैंने जंगल में मान की छोटी और सूक्ष्म विसंगतियों का पता लगाया है। कुछ मान स्वतः ही क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और छोड़ते हैं, जैसे कि उस स्थान में ही एक छेद हो। सामान्य लोग इस अंतर को नहीं देख सकते, लेकिन आपके सर्वोच्च कौशल ने इस सॉफ्टवेयर को निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त डेटा एकत्र करने की अनुमति दी है। यह क्या है? ऐसा लगता है कि जंगल के अंदर एक पॉकेट आयाम का परिवर्तित संस्करण मौजूद है। पूरा जंगल, ये सही है। ध्रुव जंगल के अंदर तैरता रहा और खुद को पॉकेट आयाम में प्रवेश करने के लिए तैयार करता रहा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या मैं इस पॉकेट आयाम में प्रवेश कर सकता हूँ? हाँ, विक्रांत की कब्र में पॉकेट आयाम से हमने जो डेटा एकत्र किया है, उससे मुझे पॉकेट आयामों की सही समझ प्राप्त करने में मदद मिली है। ये स्वाभाविक रूप से एक व्यस्त और संरक्षित पॉकेट आयाम में सेंध लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि पॉकेट आयाम में परी के प्रवेश ने उनकी रक्षा प्रणालियों में थोड़ी कमजोरी पैदा कर दी, जिससे मुझे देवराज को ये पता लगाने में मदद मिली कि अंदर कैसे पहुंचा जाए। ध्रुव मुस्कुराया। श्रेया के प्रभावशाली कौशल के लिए वह अपना सिर थपथपाता, अगर यह इतना अजीब न होता। अचानक जानकारी की एक बड़ी लहर उसके सिर पर छा गई, जिससे उसे एक नए जादू के सिद्धांत को समझने में मदद मिली, जिससे परियों के पॉकेट आयाम में प्रवेश करने में मदद मिली। अध्याय 333। परी लोक में प्रवेश। ध्रुव ने इस चाबी को पकड़ लिया और उसे धीरे से हवा में धकेला, जिससे उसे ऐसा प्रतिरोध महसूस हुआ जो कोई भारी हवा नहीं कर सकती थी। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, जंगल में एक संतोषजनक क्लिक की आवाज गूंजी और उसके बाद उसके आसपास का माहौल पूरी तरह बदल गया। पेड़ों की पत्तियों के पीछे से झांकता हुआ चमकीला सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसके बजाय पूरा आसमान अनंत अंधकार में डूबा हुआ था। तो ये परियों का पॉकेट आयाम है, ध्रुव ने टिप्पणी की। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल के उस पार, जहां प्रीतम को होना चाहिए था, काले कोहरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। वापस उड़ते हुए उन्होंने देखा कि प्रीतम अभी भी गोल्डन रोड परियोजना पर कड़ी मेहनत कर रहा था, तथा निर्माण श्रमिकों ने पथों पर तरल सीमेंट डालना शुरू कर दिया था। वह मौके पर मौजूद इंजीनियर की ओर उड़ गया, जो उसे खोजते हुए जंगल के पार देखने लगा। मालिक कहाँ चले गए? पीले होबमैनकी ने खुद से ऊंची आवाज में पूछा। वह राक्षस ध्रुव को देख नहीं सका, जबकि वह उसके सामने तैर रहा था। ध्रुव को एहसास हुआ कि शायद इसी तरह उन्होंने खुद को इतने समय तक छुपाया होगा। ये पॉकेट आयाम सामान्य आयामों से अलग था, क्योंकि ध्रुव इस पॉकेट आयाम के माध्यम से वास्तविक दुनिया से बातचीत कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि परियों ने इस समय सभी की नज़रों से दूर रहते हुए खुद को कैसे बनाए रखा। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ये पॉकेट आयाम एक प्राकृतिक घटना थी या तथाकथित पिक्सी क्वीन की रचना थी। वह वापस जंगल की ओर उड़ गया और परियों के क्षेत्र में और भीतर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी उपस्थिति को कम ही रखा ताकि किसी भी परी को डर न लगे और अवांछित ध्यान आकर्षित न हो। जंगल में यात्रा करते हुए उन्होंने देखा कि प्रकाश के स्रोत के रूप में सूर्य की अनुपस्थिति के बावजूद जंगल अभी भी चमकीले रंगों से प्रकाशित था। पेड़ नियॉन चमक से चमक उठे, हवा के झोंकों से लताएं जीवन से झूम उठीं, और घासों की जगह जमीन से उगने वाले इन झिलमिलाते तंतुओं ने ले ली। ये वनस्पतियां वास्तविक दुनिया की हूबहू प्रतिबिंब थीं, लेकिन बाद में उनमें परिवर्तन करके उन्हें वास्तविक दुनिया का ही एक रूपांतरित संस्करण बना दिया गया। यहाँ तक कि इस दुनिया में मौजूद वन्यजीव भी इस तथ्य से अछूते नहीं थे। पक्षी 3 आंखों से उड़ते थे, उल्लू जमीन पर रेंगते थे, और अप्रत्याशित रूप से जमीन पर दरारों में हरे पानी के छोटे छोटे गड्ढों से कीचड़ उछलते थे। यद्यपि ये बहुत ही रोचक दृश्य थे, ध्रुव ने स्वयं को अपना लक्ष्य याद दिलाया, परियों से मिलना।
इसलिए उसने अपने पास उड़ रहे मेंढकों की टर्राहट को अनदेखा कर दिया और परियों की खोज में धीरे धीरे जंगल में उड़ने लगा। अंततः उसने दूर से इस अलौकिक वन के चारों ओर बड़े बड़े मशरूमों का एक समूह फैला हुआ देखा। यह असामान्य रूप से बड़े मशरूम ध्रुव को उसकी पिछली दुनिया में प्रचलित पक्षी घरों की याद दिलाते थे। यह उसी आकार का था और इसके चौड़े डंठल पर एक छोटा सा दरवाजा जैसा छेद भी था, जो एक पक्षी के चलने के लिए पर्याप्त था। अंततः एक बड़े पेड़ की लताओं के बीच से झांकते हुए उसने पहली बार परियों का वास्तविक रूप देखा। वे बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे उसकी कल्पना में थे। वे एक उंगली जितने छोटे थे और उनकी पीठ पर चमकीले तितली के पंख लगे हुए थे। परियों में पुरुष और महिलाएं दोनों थे और वे सभी मानवीय सौंदर्य के मानकों के अनुसार अच्छे दिखते थे। वे पेड़ों के एक समूह के चारों ओर मशरूमों के एक तंग समूह में रहते थे। कुछ मशरूम जमीन पर थे जबकि अन्य शाखाओं पर ऊंचे थे। ये परियों की सभ्यता थी। तभी ध्रुव ने स्पॉटेड मशरूम प्लाजा के पास परियों का एक छोटा सा समूह देखा। मैंने तुमसे कहा था कि उसने मेरी ओर देखा। एक परी ने बेलों और पत्तियों से बनी बैंगनी पोशाक पहनी हुई थी और वह अपने आसपास की अन्य परियों को समझाने की कोशिश कर रही थी। विवी, यह असंभव है, विवी के विपरीत दिशा में अंकुर जैसी कुर्सी पर बैठी एक बुजुर्ग परी ने कहा। कोई भी इंसान जंगल के दूसरे आयाम को नहीं देख सकता। अन्य परियां भी इस बात से सहमत थीं। हालांकि विवी को इस बात पर पूरा भरोसा था कि उसने क्या देखा। कोई गलती नहीं हुई थी, उसने स्पष्ट किया। वह मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, तब भी जब मैं इस आयाम में लिपटी हुई थी। बुजुर्ग परी ने विवी को देखते हुए आंखें सिकोड़ लीं। ये तुम्हारी शरारतों में से एक और है न? ये तुम्हारे लिए अनुचित होगा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, विवी ने जोर देकर कहा। हालांकि परी समुदाय के भीतर उसकी प्रतिष्ठा थोड़ी कमजोर लग रही थी क्योंकि उनमें से बहुत से लोग उसकी बातों से सहमत नहीं थे। वह इन इलाकों में काफी उपद्रवी थी और ऐसा करना उसके चालबाजों के दायरे से बाहर नहीं होगा। तुम्हें और अधिक शिक्षित होने की आवश्यकता है विवी। अब तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि तुम हमारे साथ छल नहीं कर सकती। और इसके अलावा तुम्हारे सीधे कामों का सीधा असर हमारी परी जाति पर पड़ सकता है। तुम्हें जो कहना है उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, बुजुर्ग परी ने चेतावनी दी। ऐसा लग रहा था कि अन्य परियों ने काफी कुछ सुन लिया है और वे मशरूम प्लाजा से उड़ने लगीं। लेकिन तभी विवी ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और ध्रुव को मशरूम की बेलों के बीच से झांकते हुए देखा। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और दोनों ने आश्चर्य व्यक्त किया। ध्रुव को आश्चर्य हुआ कि वह उसकी उपस्थिति को तब भी महसूस कर पाई जब वह उसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, और विवी को आश्चर्य हुआ कि वह जंगल के छोटे से आयाम को पार करने में सक्षम था। ये देखकर कि उसका भेद खुल गया है, ध्रुव एक पेड़ की निचली लटकती शाखाओं के बीच से होता हुआ परियों के गांव में प्रवेश कर गया। नमस्ते, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, उन्होंने विनम्रतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा। सभी परियां उस विशालकाय प्राणी की ओर देखने लगी जो अचानक उनके क्षेत्र में घुस आया था। तितली के पंख फड़फड़ाने के रूप में आघात उनके भीतर गूंज उठा। क्या एक मानव? परियां डर के मारे ध्रुव से दूर भाग गईं। उसका सामना करने वाली एकमात्र परी विवी थी, जिसके गर्व की भावना ने उसके डर की भावना को दबा दिया। देखा, मैंने तुम लोगों को बताया था, वह मुस्कुराते हुए चिल्लाए। अचानक ध्रुव के पैरों तले जमीन हिलने लगी। उसने इधर उधर देखा तो जमीन से कुछ निकलता हुआ दिखाई दिया। एक विशाल धब्बेदार लाल मशरूम का सिर ऊपर की ओर उठा, जिससे उसके आसपास की चमकदार मिट्टी हिलने लगी। वह लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा, जब तक कि वह पेड़ों से थोड़ी ही कम ऊंचाई पर नहीं पहुंच गया। उसकी टोपी के नीचे उसके तने में लाल रोशनी के 2 धब्बे खुल गए, जो चेतना को दर्शाते थे। इसके ठीक बगल में 2 अन्य मशरूम उभरे, इससे पहले कि वह डंठल की ओर कूदता और उसके किनारों से चिपक जाता, जिससे उस विशाल मशरूम प्राणी के लिए भुजाएं बन गईं। ब्रावो, वह चिल्लाया, जिससे पूरे जंगल में गूंज फैल गई। राजा मशरूम गोलेम। ये गोलेम पॉकेट आयाम के बदले हुए पारिस्थितिकी तंत्र से पैदा हुआ है, जिससे यह अपने आसपास से अनंत मात्रा में मैना खींच सकता है। जब तक ये प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में है, तब तक यह अपने शरीर को अनंत बार प्रचारित और क्लोन कर सकता है। राजा मशरूम ध्रुव की ओर मुड़ा और अपनी मशरूम जैसी भुजा ध्रुव की ओर बढ़ाकर उसे जोर से नीचे पटक दिया। दुर्घटना के कारण धूल और मिट्टी हवा में उड़ गई, जिससे परियों को दिखाई देना बंद हो गया। वे धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल गए, ये सोचकर कि घुसपैठिए का निपटारा कर दिया गया है। अध्याय 334। मशरूम राजा के साथ लड़ाई। ध्रुव ने किंग मशरूम को देखा और उसकी 7 सितारा शक्ति से सावधान हो गया। यह शायद विक्रांत के अलावा सबसे शक्तिशाली प्राणी था जिसका उसने सामना किया था। तथ्य यह है कि जब उसने उस पर हमला किया तो उसने लगभग उसकी पूर्ण एकता रक्षा को तोड़ दिया था। इसका मतलब था कि यह प्राणी ऐसा नहीं था जिसका उसे हल्के में सामना करना चाहिए।
राजा मशरूम ने ध्रुव के करीब आने के लिए अपनी 2 सूंड जैसी टांगों का इस्तेमाल किया तथा अपनी विशाल मशरूम भुजाओं का इस्तेमाल करके ध्रुव को थप्पड़ मारकर पेस्ट बना दिया। ध्रुव ने अपने हाथ उठाए और दोनों हाथों पर अग्नि गेंद फेंकी, जिससे उनके बीच आग की दीवार बन गई। मशरूम की भुजाएं आग से टकराईं और उसके शरीर से चरचराने जैसी आवाज आने लगी, क्योंकि वह आग में पकने लगा था। मशरूम राजा ने दहाड़ते हुए वर्रो कहा, इससे पहले कि वह बीजाणुओं का एक बादल छोड़ता जिसका उद्देश्य ध्रुव को विषैले धुएं में दफना देना था। तभी एक प्रिज्मीय ढाल प्रकट हुई और उसने मशरूम राजा के मन भरे बीजाणु हमले का मुकाबला किया। लेकिन वह यही नहीं रुका। जीव ने अपना सिर हिलाया और अधिक से अधिक बीजाणु छोड़ना जारी रखा, जब तक कि ध्रुव का शरीर धूल के पीले बादल में नहीं ढक गया। बीजाणुओं ने पूर्ण एकता रक्षा को खाना शुरू कर दिया। इसकी 7 सितारा शक्ति ने ध्रुव की 5 सितारा खेती पर हावी हो गई। ध्रुव ने तुरंत अपनी जेब से 4 चॉकलेट के दाने निकाले और एक ही बार में खा गए। अचानक उसके शरीर से ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिसने बीजाणुओं और मशरूम राजा को उससे दूर धकेल दिया तथा उसके शरीर से एक शीर्ष 6 सितारा जादूगर के बराबर शक्ति निकलने लगी, जो मशरूम राजा की 7 सितारा शक्ति से सिर्फ आधा कदम दूर थी। जो भी बीजाणु उसकी प्रिज्मीय ढालों को खाने की कोशिश करते थे, उन्हें अब उसके अंदर मौजूद यूनिटी मैना द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता था। मशरूम राजा ने ध्रुव को घूर कर देखा और फिर अपने हाथों से अपने सिर पर थपकी दी, जिससे एक अलग रंग का बीजाणु उत्पन्न हुआ जो धीरे धीरे हवा में फैल गया। अचानक जंगल में जीवन की लहर दौड़ गई। जो पेड़ हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे, वे अब उद्देश्यपूर्ण गति से आगे बढ़ने लगे और उनकी शाखाएं हिंसक इरादे से ध्रुव की ओर झुकने लगीं। यहाँ तक कि उसके पैरों के नीचे चमकती हुई तंतुनुमा घास भी उसे पकड़कर जमीन में घसीटने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल मशरूम राजा के अनुचरों में बदल गया है। गावो! मशरूम राजा चिल्लाया। वह उसकी ओर दौड़ा और उसके पेट पर मुक्का मारने की धमकी देने लगा। ध्रुव ने मशरूम राजा के हमलों से खुद को बचाने के लिए वाटर बॉल का जाप करने की कोशिश की, लेकिन एक शाखा उसकी बाह में घुस गई और उसके जादू को बाधित करने की कोशिश की। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मशरूम राजा और भी अधिक उत्साह के साथ ध्रुव की ओर दौड़ा। जवाब में ध्रुव ने एक शरारती मुस्कान बिखेरी। इससे पहले कि मशरूम की भुजाएं उसके शरीर से टकराती, पानी की एक दीवार प्रकट हो गई, जिसने उसकी गति को पूरी तरह रोक दिया। ग्राव! और इस पानी की दीवार से एक बड़ी मुट्ठी बर्फ में बदल गई और मशरूम राजा को एक पेड़ में घुसा दिया, जिससे उसके कुछ बीजाणु अनजाने में ही बाहर निकल गए। ध्रुव ने अपने पैरों को जकड़े हुए तंतुओं और अपनी भुजाओं को जकड़े हुए शाखाओं को देखा। जब उसने इसकी अलग अलग कोशिकाओं और डीएनए के अंदर गहराई से झांका तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वहां इसकी प्राकृतिक हेलिक्स संरचना के भीतर मैना के संग्रह से बने बीजाणु थे। उनकी अनूठी श्रृंखला कड़ी बहुत हद तक वैसी ही थी जैसे परमाणु एक रासायनिक अणु में बनते हैं और एक बहुत ही अलग सामग्री प्राप्त करते हैं। और ऐसा प्रतीत होता था कि इस अनोखे मैना समूह के माध्यम से ही मशरूम राजा अपने आसपास के वातावरण पर नियंत्रण रखता था। जादुई सिद्धांत हासिल किया। श्रेया की आवाज उसके दिमाग में गूंज गई। एक जवाबी हमला बनाना। ध्रुव मुस्कुराया और अचानक उसके शरीर के चारों ओर जादुई घेरे उभर आए, जिनमें से प्रत्येक घेरा मशरूम राजा द्वारा इस्तेमाल किए गए जादुई सिद्धांत का उल्टा रूप दर्शा रहा था। उसके आसपास के हर बीजाणु में तीव्रता से कंपन होने लगा, क्योंकि उन्हें अपने शरीर के चारों ओर एक जबरदस्त पकड़ महसूस हुई। उन्होंने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनके व्यक्तिगत मानदंड ध्रुव को खुद को समर्पित करने से नहीं रोक पाए, जिससे उसे उन सभी पर पूरा नियंत्रण मिल गया। धीरे धीरे उसके शरीर को जकड़े हुए शाखाओं की पकड़ ढीली हो गई, जिससे वह अंततः जमीन पर पैर रख सका। मशरूम राजा को लगा कि उसके बीजाणुओं से उसका संपर्क अचानक टूट गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन तभी ध्रुव ने अपना हाथ उठाया और मशरूम राजा की ओर इशारा किया। पेड़ की रेंगती हुई शाखाएं और जमीन पर फैली हुई तंतुमय घास मशरूम राजा के शरीर के चारों ओर लिपट गई, जिससे उसे अपनी ही दवा का स्वाद चखने का मौका मिल गया। उसने ध्रुव की ओर देखा, उलझन में कि वह अपने जादू पर कैसे नियंत्रण कर पाया। ट्राओ! ये चिल्लाया और आसपास की वनस्पति पर नियंत्रण करने के लिए बीजाणुओं का एक और बादल छोड़ा। लेकिन ध्रुव ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने जादू किया और जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और मशरूम राजा पर फेंक दिया। अपने शरीर को अभी भी सीमित रखते हुए मशरूम किंग ने बीजाणुओं का एक बादल बाहर निकाला, जिससे कि वह कुछ प्रभाव को अवशोषित कर सके। लेकिन फिर भी ध्रुव का जादू उसके सिर और डंठल पर चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त था और उसकी चोटों से बैंगनी रक्त रिसने लगा था। ध्रुव ने एक और जादू किया, जिससे उसके हाथों में बिजली का एक बोल्ट पैदा हो गया और श्रेया की मदद से उसकी पिछली दुनिया में भाला फेंकने वाले एथलीटों की इष्टतम स्थिति उसके सिर पर छा गई।
बिजली मशरूम राजा की ओर तेजी से बढ़ी, जिसने तुरंत अपने शरीर में एक ढाल के रूप में एक बड़े मशरूम का सिर विकसित कर लिया। बिजली का भाला मशरूम ढाल से टकराया, जिससे उसका पूरा सिर जल गया और मशरूम राजा के शरीर में बिजली प्रवाहित होने लगी। इस घटना के बाद मशरूम किंग का सिर ढीला पड़ गया, क्योंकि उसे लगी चोटें उसके शरीर को कमजोर करने के लिए काफी थीं। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अंतिम प्रयास के रूप में मशरूम राजा ने बीजाणुओं का एक गुबार छोड़ा, जो शीघ्र ही पूरे जंगल में फैल गया। धीरे धीरे ध्रुव ने देखा कि पेड़ अस्वाभाविक रूप से मुड़ने लगे हैं। यहाँ तक कि जमीन भी मुड़ने लगी है, मानो उसकी पूरी दुनिया ही एक तरफ झुक गई हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कहीं से भी रोशनियां निकलकर उसके चारों ओर फैल रही हों, जिससे रंगों की ऐसी झड़ी लग रही थी जिसे देखना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। इसे एसिड ट्रिप कहा जाता था, जिसमें मशरूम किंग के बीजाणु एक बड़ा भ्रम पैदा करते थे, जिससे वह अपने बीजाणुओं को गुप्त रूप से एक अलग स्थान पर फैला सकता था, जिससे वह 3 अलग अलग शरीरों में पुनः विकसित हो सकता था। लेकिन जैसे ही ये बीजाणु जमीन पर उतरने वाले थे, मशरूम राजा को अचानक महसूस हुआ कि उनसे उसका संबंध पूरी तरह टूट गया है। ध्रुव मंत्रमुग्ध कर देने वाले भ्रमों के बावजूद अपने आसपास के वातावरण में होने वाले छोटे छोटे मन के परिवर्तनों को भांप लेता था। उसने अपना हाथ उठाया और मशरूम राजा के 3 बीजाणुओं को हवा में उड़ा दिया, और एक त्वरित मंत्र के प्रभाव से 3 पवन अर्धचंद्र उसके जादुई घेरे से बाहर निकले और बीजाणुओं को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे मशरूम राजा का स्वयं को एक नए शरीर में पुनर्जीवित करने का इरादा नष्ट हो गया। घायल और अपने शरीर को पुनर्जीवित करने का कोई रास्ता न होने के कारण मशरूम राजा ने चेहरे पर आक्रोश के साथ ध्रुव को देखा। ध्रुव ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत अच्छा लड़ा। उसने अपना हाथ उठाया और मशरूम राजा की ओर इशारा किया। उसकी नोक यूनिटी मैना की शक्ति से चमक उठी, जिससे जंगल का सबसे अंधेरा इलाका भी रोशन हो गया। अध्याय 335। विवी का उत्साह। यह उनकी अंतिम रक्षा पंक्ति मानी जाती थी, जो उन्हें सबसे अधिक संख्या में दुश्मनों से भी बचा सकती थी। फिर भी किसी तरह ये छोटा बच्चा उन्हें मजबूर करने में सफल रहा। सच में मशरूम किंग वास्तव में दुनिया का एक बहुत ही शक्तिशाली और डरावना राक्षस था। यह अपने कई विषैले बीजाणुओं का उपयोग करके सेनाओं को हरा सकता था, जिसका मुकाबला सबसे अच्छे हर्बलिस्ट भी नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, बल्कि इस पॉकेट आयाम के अंदर मशरूम किंग लगभग अमर था, क्योंकि यह अपने स्वयं के बीजाणुओं का उपयोग करके खुद को अनंत बार पैदा कर सकता था। हालांकि ध्रुव के खिलाफ यह एक बेहद खराब मुकाबला था, जो एक पल में ही कौशल बना और संश्लेषित कर सकता था। मैना पर उसकी पूरी महारत ने उसे मशरूम किंग को उसके सबसे अच्छे हथियारों का इस्तेमाल करने से रोकने, उसके बीजाणुओं को बेअसर करने और मूल रूप से मशरूम किंग को एक हानिरहित गाय में बदलने की अनुमति दी। बुजुर्ग परी अपनी कुर्सी से उठी और हैरानी भरी आंखों से ध्रुव की ओर देखने लगी। असंभव, वह बुदबुदाए। बाकी परियां ध्रुव को घूर रही थीं, जिसकी उंगली तीव्र सफेद रोशनी से चमक रही थी, जब वह उसे मशरूम राजा की ओर इंगित कर रहा था। वह पुराने जमाने का मन है, बुजुर्ग परी ने बड़बड़ाते हुए कहा। अगर यह वाकई प्राचीन लोगों के पास मौजूद शक्ति थी, तो इसका मतलब था कि अगर वे कोशिश भी करें, तो भी उनके पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं था। इस बीच यूनिटी गन लॉक और लोड होने के साथ मशरूम किंग अपनी असामयिक मृत्यु से बस कुछ ही क्षण दूर था। ध्रुव के सिर के ऊपर एक मेकाट्रॉनिक दाहिने हाथ में एक डीगल पकड़े हुए आकृति दिखाई देने लगी, जो प्रकट होते ही झिलमिलाने लगी। तभी विवी अचानक ध्रुव के सामने आ गई और उसके और मशरूम किंग के बीच में आ गई। रुको, उसने जल्दी से चिल्लाते हुए उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को हिलाया, जिस पर ध्रुव ने तुरंत अपनी उंगलियों में शक्ति जारी की। एकता बंदूक की रोशनी धीरे धीरे उसके हाथों में मंद हो गई। freebinonewl.com। उसके सिर के ऊपर की आकृति वास्तविकता में प्रकट होने से पहले ही हवा में लुप्त हो गई। वह वास्तव में मशरूम राजा को मारने की योजना नहीं बना रहा था। वह बस उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था और उन्हें अपनी बातें सुनाना चाहता था। और यह काम कर गया। आप रीबॉर्न से हैं, है ना? विवी ने उससे पूछा। हाँ, मेरा नाम ध्रुव है, उसने जवाब दिया। विवी के चेहरे पर उत्साह की लहर दौड़ गई। उसके पंख और भी तेजी से फड़फड़ाने लगे, जैसे वह उत्सुकता और प्रत्याशा में ध्रुव के शरीर के चारों ओर घूम रही हो। सचमुच? तो इसका मतलब है कि आप मुझे रीबॉर्न के बारे में उन सभी अद्भुत कहानियों के बारे में बता सकते हैं। ओह हाँ, ध्रुव ने कहा। परी किस बारे में बात कर रही थी, इस बारे में अनिश्चित। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे रीबॉर्न के बारे में पहले कैसे पता चला। फिर विवी मशरूम राजा की ओर मुड़ी, जो अभी भी अपने शरीर के चारों ओर लताओं और शाखाओं से प्रतिबंधित था। अब तुम जा सकते हो, उसने कहा, अपने हाथ पहुंचते हुए और अपने शरीर के चारों ओर की सुनहरी धूल उस प्राणी को देते हुए।
एक विशाल पत्थर से टकराने के कारण उसमें जो घाव और चोटें आई थीं, वे तुरंत ठीक हो गईं और कुछ ही सेकंड में वह नई जैसी हो गईं। ध्रुव, उसने बुदबुदाते हुए परी की ओर अपने लाल धब्बेदार सिर को प्यार से रगड़ा। फिर वह ध्रुव की ओर मुड़ा और घुरघुराहट के साथ जंगल में चला गया, फिर भी उसे एक सतर्क नज़र से देखता रहा। इसके लिए माफ़ करें, विवी ने जल्दी से ध्रुव की ओर मुड़कर कहा। उसे लगा कि तुम घुसपैठिया हो। मैं विवी हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विवी ने उसकी छोटी उंगली पकड़ ली और उसके साथ ऊपर नीचे उड़ने लगी, जिससे हाथ मिलाने जैसा माहौल बन गया। ओह, तुम्हें मेरे परिवार से मिलना चाहिए, उसने डर के मारे मशरूम घरों के पीछे छिपी परियों की ओर इशारा करते हुए कहा। अंततः बुजुर्ग परी ध्रुव के चेहरे की ओर तैरती हुई आई और असहजता से उसके करीब आकर उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। हालांकि वह 80 साल या उससे ज्यादा की लग रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर सुंदरता के निशान थे जो समय के साथ फीके पड़ गए थे। उसके बाल सफ़ेद थे और उसने अपने आसपास की दूसरी परियों की तुलना में बहुत ही शाही और औपचारिक पोशाक पहनी हुई थी। आप इंसान हैं, है न? ध्रुव ने सिर हिलाया। हाँ। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम हम पर विजय पाने की योजना बना रहे हो? बुजुर्ग महिला परी ने ध्रुव को धमकी भरी नज़र से देखा। मैं इस जगह पर विजय प्राप्त करने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मैं बस बात करना चाहता था, उसने मासूमियत से अपने हाथ उठाते हुए कहा। वह कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही, और भले ही वह किसी भी तरह के जादुई मंत्र या कौशल का उपयोग नहीं कर रही थी, ध्रुव को ऐसा लगा जैसे वह एक्स-रे से उसे देख रही हो। क्या वह वही पिक्सी क्वीन हो सकती है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे? ध्रुव ने मन ही मन सोचा। अंततः ऐसा लगा कि उसने काफी कुछ देख लिया है और ध्रुव पर अपनी नजरें नर्म कर लीं। मैं विरियन हूँ और मैं उस उपद्रवी की माँ हूँ, उसने विवी की ओर सिर हिलाते हुए कहा। हमें और बात करनी चाहिए, ध्रुव। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें और मुझे दोनों को पता होनी चाहिए। रुको, माँ, उसने ध्रुव की आस्तीन खींचते हुए विरोध किया। मैं पहले उससे बात करने जा रही हूँ। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि हमने मनुष्यों में भावनाओं का एक नया स्वाद खोजा है? यह उसकी और उसकी रीबॉर्न कंपनी की वजह से है। विरियन ने आश्चर्य से देखा। विवी ने इस नई भावना के बारे में बात की थी जिसे उन्होंने चखा था, लेकिन शायद ही कोई इस बात पर विश्वास कर सकता था कि यह सच था। आखिरकार हर कोई जानता था कि डर सभी भावनाओं में सबसे मजबूत है और यह वह है जो मनुष्य मृत्यु के करीब होने पर सबसे अधिक महसूस करता है। इसलिए कई परियों ने इसे विवी की एक और चाल माना। हालांकि इस बार उसने खुद को सच्चा साबित कर दिया था, क्योंकि ध्रुव मानव होते हुए भी उनके दायरे में आने में सक्षम था। ठीक है, विरियन ने नरमी दिखाई। हालांकि मनुष्य और मुझे बाद में निजी तौर पर बात करनी चाहिए। मैं इतिहास के पन्नों से देखूंगा कि क्या इसकी कोई मिसाल थी। बुजुर्ग परी जल्द ही तैरकर दूर चली गई और ध्रुव को अकेला छोड़कर विवी को परेशान करने लगी। ध्रुव खुद को रोक नहीं पाया और विरियन की तरफ देखा और उसे अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हुए गांव में तैरते हुए देखा। वह बीच में स्थित अपने घर में उतरी और सीधे अपने कमरे में चली गई। इससे पहले कि वह दरवाज़ा बंद करती, उसने देखा कि वह अपनी शेल्फ से एक किताब निकाल रही है और उसे पढ़ने के लिए उसका पन्ना पलट रही है। वह जो भी बात उससे करना चाहती थी, वह महत्वपूर्ण लगती थी। लेकिन जब वह इस पर विचार कर रहा था, विवी उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके चेहरे के चारों ओर घूमती रही। अरे, 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 मेरी तरफ देखो, उसने अलग अलग चेहरे बनाते हुए कहा। मिस्टर रीबॉर्न टिल्ड। ध्रुव अचानक अपने विचारों से बाहर आया और विवी पर ध्यान केंद्रित किया। क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारी माँ की बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है? बेशक, वह तो बस अतीत में ही अटकी हुई है, जबकि मैं भविष्य की ओर बढ़ना चाहता हूँ। चूंकि वह पहली महिला थी जिसने उसे स्वीकार किया था, इसलिए उसने फिलहाल उसका मनोरंजन करने का निर्णय लिया। दुर्भाग्य से, जब विरियन ध्रुव को छोड़कर चला गया, तो अन्य परियों ने ध्रुव के पास जाने का साहस किया और उसे करीब से देखा। वे उसके चारों ओर मंडराते रहे, उनके राज्य में घुसने और यहाँ तक कि उनके मशरूम राजा संरक्षक को हराने की उसकी क्षमता से आश्चर्यचकित और भ्रमित थे। विवी, क्या वह सचमुच एक इंसान है? शायद वह एक विशाल परी है। नहीं, परी इतनी बड़ी है। वह निश्चित रूप से एक मानव लड़का है। शायद वह मनुष्य नहीं है, शायद वह कोई रूप बदलने वाला प्राणी है। ध्रुव ने अपना सिर सहलाया। 20 परियों की भिनभिनाहट और उनके चेहरे के इर्द गिर्द चीखने चिल्लाने से कौन अभिभूत नहीं होगा। अंततः विवी ने अपने आसपास के सभी लोगों को चुप करा दिया और ध्रुव की ओर मुड़ी। सब चुप हो जाओ अब, मिस्टर रीबॉर्न, कृपया हमें अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ बताओ। अध्याय 336, परी को डर की जरूरत है। परियों के मुंह से आहें निकलने की आवाजें निकल रही थीं। सचमुच, रेगिस्तान में रहना कैसे संभव है? क्या ये सच है?
और वहाँ हजारों लोग रहते हैं। विवी और उसकी 5 अन्य परियों ने उग्रता से सिर हिलाया और उन यादों को याद किया जो उन्होंने व्यापारियों की भावनाओं को महसूस करते समय देखी थीं। हमने देखा, अर्धमानव और मनुष्य एक शानदार शहर में एक साथ रह रहे हैं और धातु की इमारतें खड़ी हो रही हैं। इन सभी इमारतों में रात में भी रोशनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे तारे रेगिस्तान में उतर आए हों। चुप रहो सब लोग, मैं और सुनना चाहती हूँ, विवी ने आज्ञाकारी ढंग से कमल मुद्रा में बैठते हुए कहा। हमें और बताओ मिस्टर रीबॉर्न, क्या वाकई धातु के जानवर घोड़ों से भी तेज गति से उड़ते हैं? ये संभव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अन्य परियां ऐसी बातों पर यकीन ही नहीं कर सकती थीं। बेजान धातुओं को बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, घोड़े से भी तेज तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। उन्हें ऑटोमोबाइल कहा जाता है। और ध्रुव ने उन्हें पुनर्जन्म के राष्ट्र के बारे में बताना जारी रखा और धीरे धीरे परियों का पूरा गांव ध्रुव के सामने बैठ गया और उसकी कहानियों को सुनने लगा जैसे कि वे कोई फिल्म देख रहे हों। यह शायद पहली बार था जब उनमें से कोई भी किसी इंसान से आमने सामने बातचीत कर रहा था। आखिरकार वे केवल उनकी भावनाओं के माध्यम से ही मानव संस्कृति के बारे में जानते थे। इतना ही नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की अनोखी परिस्थिति ने परियों की रुचि को अत्यधिक उत्तेजित कर दिया तथा समय समय पर उनके मुंह से आश्चर्य के शब्द निकल रहे थे, विशेषकर उस भाग के दौरान जब ध्रुव ने उन्हें रघुनाथ के साथ उनके सहयोग के बारे में बताया। क्या तुम उन बौनों के दोस्त हो? हमने उन्हें याद से भी नहीं देखा है। हम उनके बारे में केवल अपनी किताबों के माध्यम से ही जानते हैं। परियों से ज्यादा अलग थलग रहने वाली एकमात्र प्रजाति कोई और नहीं बल्कि बौने ही थे। ध्रुव का उनसे गठबंधन करना एक ऐसी उपलब्धि थी जो मशरूम राजा को हराने से भी ज्यादा प्रभावशाली थी। राक्षस की बात करें तो मशरूम राजा भी चुपचाप पेड़ के पीछे छिपकर उसकी कहानियां सुन रहा था। देखा दोस्तों, विवी ने परी गांव के सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, रीबॉर्न लोगों को ऐसी नई और अनोखी भावनाएं देने में सक्षम है जिनका स्वाद हमें अभी तक नहीं मिला है। मैं देख सकता हूं कि लोगों में रीबॉर्न के प्रति कितनी भावनाएं हैं। मैं इसे स्वयं देखना चाहता हूं। ध्रुव को अपना रास्ता मिल गया। वह परी से बात करना चाहता था क्योंकि वह स्वर्ण मार्ग के निर्माण के लिए उनकी अनुमति चाहता था। उनकी शक्तियों और इस पॉकेट आयाम पर उनकी महारत के साथ वह देख सकता था कि वे निर्माण परियोजना को सामान्य से 10 गुना कठिन बना रहे हैं। इसलिए यह जरूरी था कि उसे उनकी सहायता मिले या कम से कम उनकी स्वीकृति मिले। क्यों न आप खुद जाकर देखें? उन्होंने उनसे पूछा। मैं एक गोल्डन रोड बना रहा हूं जो इस जंगल को नेशन ऑफ रीबॉर्न से जोड़ेगा। इसमें सिर्फ 1 महीने से भी कम समय लगेगा और भी कम समय लगेगा अगर आप हमारी गाड़ियों और ट्रेनों का इस्तेमाल करें। परियां साहसिक किस्म की नहीं थीं। अपने पूरे इतिहास में वे हमेशा अपने ही पॉकेट आयाम के आराम में रहीं जहां वे सबसे सुरक्षित थीं। हालांकि स्वयं अपने लिए पुनर्जन्म राष्ट्र को देखने की संभावना कम से कम उनके जीवन में एक बार ऐसा करने के लिए एक आकर्षक विचार था। नहीं धन्यवाद, विवी ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी यह सड़क बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि लोग इस जंगल में ज्यादा यात्रा करेंगे, है न? तो इसका मतलब है कि हमारे पास ज्यादा भावनाएं होंगी। हाँ, अन्य परियों को ध्रुव की स्वर्णिम राह का दुष्परिणाम समझ में आ गया और वे उसे इस उपहार के लिए धन्यवाद देने लगीं। और अधिक मनुष्य, हुर्रे, शायद मैं एक रिबॉनियन की भावनाओं को चख कर देखूंगा कि वे कैसा महसूस करते हैं। मैं भी, मिस्टर रीबॉर्न, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है न? परियां उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगीं। इसका उत्तर देने से पहले आप मनुष्यों से भावनाएं कैसे और क्यों ग्रहण करते हैं? विवी के चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। वह स्पष्ट रूप से अधीर थी और ध्रुव का जवाब तुरंत चाहती थी। दुर्भाग्य से ध्रुव किसी ऐसी बात पर सहमत नहीं होने वाला था जिसे वह समझ नहीं पाया था। विवी ने उत्तर दिया, जबकि आप मनुष्य ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भोजन का उपभोग करते हैं, हम परियां सीधे शब्दों में भावनाओं का उपभोग करती हैं। आपके लक्ष्यों का क्या होता है? क्या उन्हें कुछ नुकसान होता है? क्या इससे उन्हें कोई नुकसान होता है? नहीं, विवी ने कहा। यहाँ तक कि अन्य परियों ने भी तुरंत ध्रुव की धारणा का खंडन कर दिया। ये तो बर्बरता होगी। हम राक्षस नहीं हैं, हम केवल भावनाओं का उपभोग करते हैं और कुछ नहीं। इससे मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं होता, अन्यथा वे हमारा शिकार कर लेते। उन्हें तो ये भी पता नहीं कि हमने उनकी भावनाओं का दुरुपयोग किया है। ध्रुव को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। ये छोटे और प्यारे जीव ध्रुव की नज़र में तुरंत एक भयानक राक्षस बन जाएंगे अगर यह पता चले कि वे किसी इंसान के दिमाग का एक हिस्सा खा रहे हैं और उनकी भावनाओं को खा रहे हैं। और श्रेया के अनुसार वे सच कह रहे थे। किसी परी की भावनाओं के उपभोग से किसी मनुष्य को ठेस पहुंचने का कोई उदाहरण दर्ज नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप हमारे निर्माण कार्य में बाधा नहीं डालेंगे, है ना? विवी ने सिर हिलाया।
बेशक मिस्टर रीबॉर्न, अब से हमारी परियां जंगल में काम करने वाले आपके लोगों को नहीं छुएंगी। क्या आप सचमुच विलियन के बिना यह निर्णय ले सकते हैं? बुजुर्ग परी इस पूरे गांव की नेता लग रही थी। अगर उसे उनके और रीबॉर्न के बीच इस नए सहयोग के बारे में पता न हो तो यह शिष्टता होगी। पश्श, विवी ने खारिज कर दिया। वह तो बस एक बूढ़ी परी है, हमें उसकी अनुमति की जरूरत नहीं है न दोस्तों? ध्रुव विवी की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन बाकी परियों ने उसकी बातों की पुष्टि में अपना सिर हिलाया। तो क्या हमारा सौदा पक्का हो गया है? विवी ने ध्रुव के पास जाकर उससे समय से पहले ही हाथ मिलाते हुए पूछा। रुको, उसने अपना हाथ वापस खींचते हुए कहा। मेरी एक और शर्त है, तुम्हें बास्टर्ड बैंडिट्स की मदद करना बंद करना होगा। ये सुनकर विवी के चेहरे पर पूरी तरह से विश्वासघात का भाव दिखाई दिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ी और निराश होकर जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे आप हमसे हमारी भुजाएं और पंख काट देने को कह रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, उसने ध्रुव से कहा। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि आप लोग डाकुओं के साथ सहयोग करें? डर, विवी ने घोषणा की। लगभग मरने का एहसास, एक राक्षस के पीछे भागने जैसा डर। ये वो एहसास हैं जो हमें सबसे ज्यादा जिंदगी देते हैं। हम इसके बिना काम नहीं कर सकते और डाकू हर समय यात्रियों को यही एहसास देते हैं। वे हमारे लिए भोजन पाने का एक आसान तरीका है। बाकी परियों ने भी सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने ध्रुव को समझाया कि डर इंसानों के लिए मांस की तरह है। यह उनके भौतिक शरीर को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है, इसलिए यह उनके रोजमर्रा के आहार का जरूरी हिस्सा बन गया है। जो लोग भय का उपभोग नहीं करते, उनकी शक्ति और जादू समय के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अब ध्रुव के लिए यह एक समस्या थी। पहले तो उसने सोचा कि परियों के लिए कोई भी प्रबल भावना ही काफी होगी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें मृत्यु के निकट होने की भावना को भोगना था, जो केवल डाकू ही उन्हें मुफ्त में दे सकते थे। हम डाकुओं से छुटकारा नहीं पाएंगे। नहीं, ओह, किसी भी तरह नहीं, विवी ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए कहा। क्या होगा अगर मैं आपके लिए एक रोलर कोस्टर बनाऊं? अध्याय 337, रोलर कोस्टर। लेकिन शुक्र है कि ध्रुव को पता था कि मनुष्यों में मृत्यु का भय पैदा करने के एक से अधिक तरीके हैं, जिसमें डाकुओं या किसी भी प्रकार की लड़ाई शामिल नहीं होगी। यह एक रोलर कोस्टर की सवारी थी। वह क्या है? विवी ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। अब ध्रुव को पता था कि रोलर कोस्टर की अवधारणा इस दुनिया के लोगों के लिए पूरी तरह से विदेशी थी, इसलिए उसने अभी के लिए इसे सरल बना दिया। यह एक ऐसी गाड़ी है जो लोगों को ऐसा महसूस कराएगी जैसे वे किसी चट्टान से गिर रहे हैं। वे बिना किसी चोट के चीखेंगे और चिल्लाएंगे। विवी और परियों ने एक साथ अपना सिर खुजलाया। चट्टान से गिरने के बाद लोग चोटिल क्यों नहीं होते? हो सकता है कि यह गुप्त रूप से किसी तैरते हुए मंत्र द्वारा संचालित हो। ध्रुव को पता था कि केवल वर्णन ही पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने एक रिबॉनियन इंजीनियर की कुशलता उधार लेने का निर्णय लिया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, उसकी हथेली के ठीक ऊपर एक जादुई चक्र प्रकट हुआ। ध्रुव ने अपना सिर इस तरह दबाया जैसे वह कुछ उठा रहा हो, और फिर उसने उस तन को अपने सामने हवा में फेंक दिया। अचानक परियों के सामने एक साधारण रोलर कोस्टर का 3D लाइट प्रोजेक्शन दिखाई दिया, जिसने सभी को चौंका दिया। प्रोजेक्शन से दूर उड़ते समय उनके पंख गूंजने लगे। उन्हें लगा कि यह ध्रुव द्वारा बनाया गया कोई लाइट गोलेम है। विवी अकेली थी जो वहां बची रही, और उसकी नजरें रोलर कोस्टर की उठती गिरती रेलिंग पर टिकी रहीं। चूंकि यह रोलर कोस्टर का केवल एक प्रोटोटाइप था, इसलिए ध्रुव ने इसमें केवल एक गिरता हुआ और एक उठता हुआ भाग ही जोड़ा। फिर जैसे ही उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, रोलर कोस्टर के सबसे निचले हिस्से पर एक गाड़ी प्रकट हुई, जिसकी सीटों पर कुछ मानव पुतले मजबूती से बैठे हुए थे। जल्द ही गाड़ी ने गति पकड़ ली और रोलर कोस्टर पर 45 डिग्री के झुकाव पर चढ़ने लगी, जिससे धीरे धीरे मानव प्रतिमाओं में तनाव बढ़ने लगा। और जब वे शिखर पर पहुंचे तो बादलों में इतनी ऊंचाई पर होने के कारण धातु की चरमराहट की ध्वनि ने चिंताजनक माहौल को और बढ़ा दिया। गाड़ी पठार से होकर गुजरी और अंततः रोलर कोस्टर के निचले हिस्से तक पहुंच गई। वहां झरने के बिल्कुल किनारे पर गाड़ी धीरे धीरे धीमी हो गई, जिससे मानव प्रतिमाओं को वह झरना दिखाई देने लगा जिसमें वे गिरने वाले थे। फिर जब तनाव चरम पर पहुंच गया तो गाड़ी लगभग 90 डिग्री के कोण पर नीचे की ओर दौड़ी, जिससे नकली मनुष्यों ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए और खून जमा देने वाली चीख निकाली। ध्रुव द्वारा रोलर कोस्टर की सवारी का चित्रण इतना वास्तविक था कि क्षेत्र की सभी परियां अचानक ही कोस्टर के ऊपर एकत्रित हो गईं, बिना किसी डर के। उन्होंने अवचेतन रूप से मानव पुतलों की भावनाओं को भस्म करने का प्रयास किया, यह महसूस किए बिना कि वे केवल प्रकाशमान के एक समूह द्वारा बनाया गया एक भ्रम मात्र थे। परियां शार्क की तरह थीं जो पानी में खून की गंध सूंघ लेती थीं।
वे अवचेतन रूप से जानती थीं कि रोलर कोस्टर नामक इस चीज से प्रेरित भय उस भय के बराबर या उससे भी बेहतर होगा जो उन्होंने अब तक खाया था। विवी की आंखों में इच्छा की चमक थी। रोलर कोस्टर में मानव डमी की चीखें सुनते ही उसे पता चल गया था कि वह इस उपकरण को वास्तविक जीवन में देखना चाहती है। मिस्टर रिबॉर्न, क्या आप इस रोलर कोस्टर को वास्तविकता में बदल सकते हैं? बहुत कृपया। यद्यपि यह एक बहुत ही दिलचस्प विचार था जिसे ध्रुव बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि इस आकार और परिमाण की परियोजना के लिए बहुत सारे संसाधनों और जनशक्ति की आवश्यकता होगी जो उनके पास पर्याप्त नहीं थी। इस रोलर कोस्टर और ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के बीच धातु सामग्री का बहुत अधिक ओवरलैप था। दोनों को निर्माण के लिए बहुत सारे विशिष्ट और दुर्लभ मिश्र धातुओं की आवश्यकता थी। इतना ही नहीं, बल्कि गोल्डन रोड को भी बहुत अधिक आवश्यकता थी। ये सुनिश्चित करने के लिए सरिया की आवश्यकता थी कि कंक्रीट पर्यावरण की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सके। अगर यह एक सामान्य रोलर कोस्टर होता तो यह आसान होता। हालांकि वह जानता था कि इस पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अर्धमानव भी सवार होने वाले थे। उनमें से कई सामान्य रोलर कोस्टर के लिए बहुत भारी थे, इसलिए उसे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोलर कोस्टर में और ज्यादा सपोर्ट जोड़ना पड़ा। कुल मिलाकर इस दुनिया के लिए एक रोलर कोस्टर के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत होगी। अगर वह अभी इस प्रोजेक्ट को शुरू करता है तो इससे रिबॉर्न में उनकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। मैं इसे बना सकता हूं, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसे बनाने में बहुत सारी सामग्री लगेगी। विवी अचानक कमर पर हाथ रखकर उड़ गई और उसकी आंखें आत्मविश्वास से भर गईं। तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? हमारे पास जंगल में बहुत सारी सामग्री है। वास्तव में यह एक बहुत ही सुखद आश्चर्य था जिससे ध्रुव की चिंता थोड़ी देर के लिए कम हो गई। वह कहाँ है? क्या आप ऐसी कोई जगह जानते हैं जहां प्रचुर मात्रा में खनिज हों? हाँ, हम करते हैं, विवी ने अपनी नाक पोंछते हुए जवाब दिया। डाकू इसे अपने बेस कैंप के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार जब आप हमें रोलर कोस्टर दे देंगे तो हम आपको इसका इस्तेमाल करने की अनुमति देंगे। ध्रुव मुस्कुराए बिना न रह सका। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम डाकुओं की मदद करना बंद कर दोगे? विवी ने कहा, भाड़ में जाओ इन डाकुओं को, मुझे मेरा रोलर कोस्टर चाहिए। इस बीच बास्टर्ड बैंडिट्स की गुफा में समाज के इन बेमिल लोगों की सामान्य जीवंत और शोरगुल वाली संस्कृति इन दिनों भयावह रूप से शांत हो गई है। आखिरकार कुछ सप्ताह पहले ही उन्होंने रिबॉर्न राष्ट्र पर हमला करने का निर्णय लिया था, लेकिन न केवल वे पूर्वी जंगल की ओर उनके आगे बढ़ने को रोकने में असफल रहे, बल्कि वे अपने सदस्यों को भी खोते चले गए और इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला कि वे कहाँ गए। परियां इन डाकुओं को खाने का बहुत मन कर रही होंगी, क्योंकि वे इन दिनों बहुत चिंतित और भयभीत थीं। आखिरकार एक उग्र महिला गुफा के अंदर उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। हमने एक और समूह खो दिया, ब्लेजिल ने बड़बड़ाते हुए कहा। रिबॉर्न ये कैसे कर रहा है? वानो चुपचाप एक तरफ बैठा रहा, बेचैनी से सोच रहा था कि उसे कुछ कहना चाहिए या नहीं। हमें अपनी सेना को बाहर भेजना बंद कर देना चाहिए और अपने लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लेना चाहिए, उसने बुदबुदाया। चुप रहो, ये बेकार है। हमें उन पर वहां हमला करना चाहिए जहां वे सबसे मजबूत हैं। रिबॉर्न पर हमला करने के लिए और अधिक लोगों को इकट्ठा करो। अन्य डाकू बाहर जाने से पहले ब्लेजेल को प्रणाम कर गए और केवल वे दोनों ही अंदर रह गए। क्या आपको पिक्सी क्वीन के साथ संवाद करने का कोई तरीका मिल गया है? ब्लेजेल ने पूछा। ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है, वे मनुष्यों के साथ संवाद नहीं करते। वानो ने यथासंभव सम्मानजनक ढंग से बात करने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया। टस्क, वानो ने ब्लेजेल पर एक नज़र डाली। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम पिक्सी क्वीन की तलाश क्यों करना चाहती हो? क्या फ्लेयर को परियों के साथ गठबंधन करेगा? ब्लेजेल ने अपना सिर हिलाया। हे भगवान नहीं, पिक्सी क्वीन के पास कुछ ऐसा है जिसकी हमें ज़रूरत है, और अगर तुम मुझे उससे मिलवा सको तो मैं तुम्हें उस अवशेष को पाने का पहला मौका दूंगी जिसे हम उससे प्राप्त करेंगे। यह क्या है? ये गॉडफोर्ज का एक टुकड़ा है, ब्लेजेल ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 338, परियों के लिए छोटी यात्रान्य परियां भी इस रोलर कोस्टर की यात्रा की प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने विवी के कार्यों की नकल की और ध्रुव को परेशान करना शुरू कर दिया। इसे बनाना इतना आसान नहीं है, आप जानते हैं। इसके निर्माण की योजना बनाने से पहले हमें कई कारकों पर विचार करना होगा। सबसे पहले हमें स्थान से निपटना होगा। रोलर कोस्टर को स्थिर आधार की आवश्यकता होती है ताकि यह अपने वजन से टूट न जाए। मुझे गति रेटिंग को ध्यान में रखना होगा। ध्रुव की बातें परियों के एक कान में गईं और दूसरे कान से निकल गईं। वे न तो ध्रुव की बातों को विस्तार से सुनने में रुचि रखती थीं और न ही वे ध्रुव की पृथ्वी इंजीनियरिंग अवधारणाओं को समझ पाती थीं। बस इतना ही। आप इसे कहाँ बनाएंगे? विवी ने पूछा। आदर्श रूप से मैं इसे पुनर्जन्म राष्ट्र में चाहता हूँ।
ये वास्तव में ध्रुव द्वारा हाल ही में सामना की गई दुविधाओं में से एक थी। आखिरकार वह चाहता था कि रोलर कोस्टर का निर्माण पार्चलैंड्स के विस्तृत स्थानों में किया जाए ताकि वह भविष्य में इसका और विस्तार कर सके। हालांकि ये परियोजना मुख्य रूप से परियों के लिए थी, और इस सवारी से प्रेरित भय से लाभ उठाने के लिए उन्हें भावनाओं को इकट्ठा करने के लिए पुनर्जन्म के राष्ट्र तक जाना होगा। परियां इतनी आसानी से अपना सामान बांधकर जंगल नहीं छोड़ सकती थीं, खासकर तब जब यहाँ उनके पास अपना खुद का पॉकेट आयाम होता। ओह, यह एक अच्छा विचार है। मैं भी नेशन ऑफ रिबॉर्न देखना चाहती हूँ, विवी ने मासूमियत से कहा। मैं भी। मैं आपकी कहानियों को वास्तविक जीवन में देखना चाहता हूँ, मिस्टर रिबॉर्न। ध्रुव को उनसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा कि वे जंगल में रोलर कोस्टर बनवाने के लिए बहस करेंगे। लेकिन इस जगह के बारे में क्या? उसने उनसे पूछा। पश्श, विवी ने अपनी चिंताओं को दूर करते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। हम बस कुछ 100 सालों के लिए यहाँ आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने अन्य परियों की ओर देखा और वे भी विवी की तरह ही सोचती थीं। वह लगभग भूल ही गया था कि कुछ अर्धमानव मनुष्यों से कहीं अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं, तथा कुछ तो 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। चलो दोस्तों, चलो रिबॉर्न से मिलने चलते हैं, विवी ने कहा, और अन्य परियां बिना किसी हिचकिचाहट के उत्साहपूर्वक गांव से बाहर उड़ गईं। रुको रुको रुको, इतनी आसानी से? उन्होंने अपने कपड़े या कुछ भी पैक नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि वे बस कुछ मिनटों के लिए टहलने जा रहे थे, जबकि वास्तव में नेशन ऑफ रिबॉर्न यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर था। चलो चलें, विवी ने ध्रुव की हथकड़ी खींचते हुए कहा। वह गांव में अकेला बचा था क्योंकि बाकी परियां पहले ही जंगल से बाहर निकल चुकी थीं। क्या विरियन बिना अनुमति के चले जाने पर आप पर गुस्सा नहीं होगा? परियों की आधी से ज्यादा आबादी अचानक ही अपने गांव से भाग गई। वह नहीं चाहता था कि विरियन को लगे कि उसने उनका अपहरण कर लिया है या कुछ और यदि उसका अनुमान सही था और वह पिक्सी क्वीन थी, तो वह विशेष रूप से उसके बुरे पक्ष में नहीं जाना चाहता था। माँ की चिंता मत करो, विवी ने अपने कपड़े जोर से खींचते हुए कहा। वह कुछ समय के लिए प्राचीन पत्ती के स्क्रॉल देखने में व्यस्त है। वह अगले 1 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलेगी। ध्रुव के लिए यह पूरी तरह से एक सांस्कृतिक झटका था। परियों का जीवन इतना लंबा होता है कि वे 1 महीने की लंबी यात्रा को पार्क में टहलने के बराबर ही समझती हैं। यहाँ तक कि उनका पढ़ने का सत्र भी पूरे 1 महीने तक चल सकता है। मुझे लगता है ये ठीक है। बेशक, ये सही है, विवी ने उसे आश्वस्त किया। अब चलो तुम्हारे देश चलते हैं। ध्रुव परियों को जंगल से बाहर ले गया। एक बार जब वे पॉकेट आयाम से बाहर आ गए, तो परियां हवा में तैरते हुए प्रकाश के चमकीले धब्बों के रूप में वास्तविकता में आ गईं। विवी ने उसे समझाया कि परियां जंगल से बाहर निकलते ही स्वयं को अदृश्य करने की क्षमता खो देती हैं, लेकिन वे अभी भी प्रकाश की गेंद का रूप धारण कर सकती हैं ताकि वे सूर्य की चमक के सामने स्वयं को छिपा सकें। ध्रुव के लिए यह एक अजीब स्थिति बन गई क्योंकि वह प्रकाश के 100 से ज्यादा चमकीले गोलाकार धब्बों के साथ चल रहा था जो जुगनू की तरह इधर उधर भिनभिना रहे थे। शुक्र है कि वे जल्द ही हवा में गायब हो गए और एक छलावरण के रूप में सूरज के साथ घुल मिल गए, ठीक वैसे ही जैसे औपछाया में छिपते थे। वे गोल्डन रोड परियोजना में वापस गए और उनसे कहा कि वे बिना किसी समस्या के काम करना जारी रख सकते हैं। क्या आप निश्चित हैं बॉस? येलो हॉबमैन की ऑनसाइट इंजीनियर ने पूछा। क्या होगा अगर वे परियां हमें फिर से परेशान करें? तभी आकाश से एक चमकीला प्रकाश बिंदु गिरा और प्रीतम को उसका असली रूप दिखा। ऐसा दोबारा नहीं होगा, विवी ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा। वाह बॉस, वह कौन है? क्या वह परी है? प्रीतम को परी को आमने सामने देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने परी को सिर्फ किताबों या स्क्रॉल पर ही देखा था। हाँ, मैं हूँ, विवी ने गर्व से कहा। ध्रुव ने हमसे वादा किया है, इसलिए हम तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेंगे, नहीं न? ओह, मैं समझ गया, ये बात तो सही है, जैसा कि हमारे बॉस से उम्मीद थी। तो फिर हम तुरंत गोल्डन रोड पर काम शुरू कर देंगे, मौके पर मौजूद इंजीनियर ने कहा। इस बार प्रीतम को आश्चर्य नहीं हुआ। वास्तव में उन्हें पहले से ही इसकी उम्मीद थी। ध्रुव उन समस्याओं को हल करने में माहिर था जिन्हें दूसरे लोग अक्सर असंभव मानते थे। अरे, तुम ही यहाँ इस चीज के प्रभारी हो, है न? क्या हम देख सकते हैं कि तुम इन ऑटोमोबाइल को कैसे चलाते हो? विवी ने हॉबमैन की इंजीनियर को परेशान किया, उसके चेहरे पर कई बार उड़ते हुए। अंततः ड्राइवरों में से एक ने नरमी दिखाए और कार पर चढ़कर विवी और परियों को गाड़ी चलाना सिखाया। बेचारे छिपकली लोक चालक की कार लगभग एक पेड़ से टकराने ही वाली थी जब लगभग 100 चमकदार सफेद लाइटें उसकी कार में घुस गईं, जिससे गाड़ी चलाते समय उसकी आंखें चौंधिया गईं। ओह हे, लेकिन हम तो बस ये जानना चाहते थे कि ये धातु के जीव कैसे काम करते हैं।
क्या तुम्हें यकीन है कि वे जीवित प्राणी नहीं हैं? वे ईंधन खाते हैं, चलते हैं और यहाँ तक कि वे धुएं के रूप में मल भी छोड़ते हैं। ये पहली बहस नहीं थी जो उसने इस बारे में सुनी थी। ज्यादातर लोगों के लिए उसकी बातें समझ में आती थीं। यही वजह थी कि बहुत से लोग आयरन एम धर्म की बातों पर यकीन करते थे। विवी ने तर्क दिया, यदि हम किंग्स क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हमें गाड़ी चलाना सीखना होगा। परियों ने पहले ही गाड़ी चलाने का तरीका खोज लिया था, आश्चर्यजनक रूप से। 10 परियां पैडल पर थीं और अन्य 10 स्टीयरिंग व्हील पर थीं। ध्रुव को संदेह था कि क्या ये काम करेगा, लेकिन वह इसका पता नहीं लगाना चाहता था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसने उनसे कहा। हम सीधे पार्च प्लान्स पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ध्रुव की छाया उसके चारों ओर पूरे 5 मीटर के दायरे में फैल गई। अपनी कलाई के एक सरल मोड़ के साथ विवी और बाकी परियों ने खुद को शुद्ध अंधकार के एक बड़े गुंबद के अंदर पाया, जो उनके जेब आयाम में रात के आकाश से भी अधिक काला था। इसके कुछ क्षण बाद छायाएं ध्रुव के पैरों में वापस चली गईं, जिससे विवी और परियों के लिए एक बिल्कुल अलग वातावरण सामने आ गया। पूर्व के घने और हरे भरे वन अचानक ही चारों ओर ऊंची धातु की इमारतों से बदल गए, और उनके सामने उन्होंने सड़क देखी जहां मोटर गाड़ियां बाईं और दाईं ओर चल रही थीं। औपचारिक और अनौपचारिक पोशाक पहने हुए मनुष्य और अर्धमानव सड़कों पर चलते हुए फुटपाथ पर हरी बत्ती होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे सड़क पार कर सकें। जहां तक परियों का सवाल है, यह एक विदेशी दुनिया थी। अध्याय 339 कोस्ट के लिए विचार। वाह, हम टेलीपोर्ट हो गए। परियां उत्साह से इधर उधर भिनभिनाने लगीं, क्योंकि वे इस नए दृश्य को देख रही थीं। ये कंक्रीट का जंगल उनके लिए उनकी जेब के आकार की अजीब दुनिया से भी ज्यादा अजीब था, जो चमकते पेड़ों और टेंटेकल घासों से भरा हुआ था। हो, सामूहिक टेलीपोर्टेशन। मैं ऑटोमोबाइल का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन ये भी अच्छा है, विवी ने टिप्पणी की। तभी एक वृद्ध येलो होबमैन की सज्जन परियों के पास आए और गर्मजोशी से मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। उनके सादे लाल वस्त्र और उनके शांत व्यवहार ने परियों को उनकी उपस्थिति से ही स्वागत का एहसास कराया। ये ललित था, रिबॉर्न राष्ट्र का मेयर। आप सभी को सुप्रभात। मैं ललित हूँ, नेशन ऑफ रिबॉर्न की आपकी यात्रा में आपका विनम्र और निजी सेवक। अगर आपकी कोई ज़रूरत या चिंता है तो कृपया बेझिझक मुझसे संपर्क करें। हमारे देश में पहली बार प्रवेश करने पर अधिकांश अतिथि अभिभूत महसूस करते हैं, इसलिए हमने सड़कों के कोनों पर कर्मचारियों को नियुक्त किया है। वे चमकीले नारंगी रंग का लबादा और कंधों पर एक साश पहने हुए हैं। आप उनसे भी बेझिझक पूछ सकते हैं। परियों की नज़रें इलाके में इधर उधर घूमने लगती हैं। चारों तरफ उन्हें भारी भावनाओं की खुशबू आ रही थी। उनके ठीक पीछे एक छोटी सी इमारत में मनुष्य और अर्धमानव थे जो पिघलते हुए पनीर के साथ रोटी का एक त्रिकोणीय टुकड़ा खाते हुए शुद्ध आनंद और संतुष्टि का प्रदर्शन कर रहे थे। सड़क के दूसरी तरफ वे महसूस कर सकते थे कि लोग गर्मी के बीच में ठंडे सर्दियों जैसे कमरों में आराम से सो रहे थे। यहाँ से कुछ ही ब्लॉक दूर लामिया जिले में पानी के छींटे और बच्चों के जयकारे की आवाज़ें स्पष्ट रूप से गूंज रही थीं, जब वे लामिया लोगों के लिए मानव निर्मित नदियों में तैर रहे थे। और सबसे बढ़कर तनावपूर्ण उत्साह की भावना हवा में फैल गई और परियों की नाक तक पहुंच गई। उन्होंने इसे राष्ट्र के बाहरी इलाके में बेसबॉल स्टेडियम तक पहुंचाया, जहां दो प्रतिद्वंद्वी टीमों बोनो और प्रीतम के बीच एक उच्च दांव वाला खेल खेला जा रहा था। वह क्या है, वह क्या है, वे सब क्या कर रहे हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि भावनाएं इतनी विविध हो सकती हैं। ओह मेरी पिक्सी, इतनी सारी भावनाएं। विवी भी उन सभी नई भावनाओं से अभिभूत थी जो उसे पूरे पार्च लैंड्स में महसूस हो रही थी। यह नई और अनोखी भावनाओं का एक ऐसा बुफे था जिसे वे कभी खा भी नहीं सकते थे। आमतौर पर आश्चर्य और संतुष्टि जैसी भावनाएं उनके लिए बहुत कमज़ोर होती हैं, लेकिन किसी तरह नेशन ऑफ रिबॉर्न इसे सामान्य मात्रा से कम 10 गुना बढ़ाने में सक्षम था। ललित ने पूछा, क्या मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से देश भ्रमण पर ले जाऊं? सचमुच, ये बहुत बढ़िया होगा, विवी ने कहा। ध्रुव को भी लगा कि यह एक बढ़िया विचार है। रोलर कोस्टर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसे बहुत सी चीज़ों को समझना था, इसलिए जब वह बाहर था तो परियों के लिए यह एक अच्छा समय बिताने का तरीका था। वह बस यही आशा करता था कि जब वह बाहर होगा तो परियां ज़्यादा परेशानी नहीं खड़ी करेंगी। तो फिर मैं परियों को तुम्हारे पास छोड़ दूंगी ललित। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं बॉस। मैं परियों को यह एहसास दिलाने का प्रयास करूंगा कि वे घर पर हैं, विश्वसनीय मेयर ने उत्तर दिया। आप किस बात की चिंता कर रहे हैं मिस्टर रिबॉर्न? हम अच्छा व्यवहार करेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमने उनकी भावनाओं को खा लिया है, विवी ने तर्क दिया। ध्रुव को ठीक इसी बात की चिंता थी, बस पहले उनकी अनुमति मांग लें। इसके अलावा आप उन्हें डरा नहीं सकते या कुछ भी नहीं कर सकते। बस जो भावनाएं उनके पास पहले से हैं उन्हें ही ग्रहण करें।
नई भावनाएं पैदा न करें, उन्होंने उसे याद दिलाया। हाँ हाँ, विवी ने आधे मन से उत्तर दिया, जिससे ध्रुव को संदेह हुआ कि वह वैसा करेगी जैसा उसने कहा था। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि प्रभावित लोगों को राष्ट्र द्वारा उचित मुआवजा दिया जाए, ललित ने कहा, जिससे ध्रुव को परियों को अकेला छोड़ने के बारे में अधिक विश्वास हो गया। अच्छा, धन्यवाद ललित। मैं बाहर जाकर तैयारी करता हूं और तुम्हें उनकी देखभाल का जिम्मा सौंपता हूं। ध्रुव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि परियां तितलियों की तरह पूरे देश में फैल गईं। लोग इन विदेशी परियों के अचानक प्रकट होने से आश्चर्यचकित हो जाते थे, जिनके बारे में माना जाता था कि वे केवल कल्पना द्वारा बनाई गई किंवदंतियां हैं, जिससे रिबॉर्न राष्ट्र की प्रतिष्ठा एक स्वर्ग के रूप में और बढ़ गई, जहां परियां भी आती थीं। जब परियां छुट्टियां मनाने या बुफे पर गई हुई थीं, ध्रुव अंगोरा शहर में अपने मुख्यालय वापस गया। उसने रोलर कोस्टर के निर्माण में मदद के लिए राष्ट्र के मुख्य अभियंता चिंटू से संपर्क किया। वह अर्धमानव निर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न विशिष्टताओं से सबसे अधिक परिचित थे। आखिरकार, वह देश के विभिन्न जिलों के लिए अर्धमानव विशिष्ट वास्तुकला के प्रभारी थे। उदाहरण के लिए, छिपकली मनुष्य मानव निर्मित निर्माण के साथ अच्छी तरह से नहीं जुड़ते। उनके बिस्तरों को एक अंधेरे और नम स्थान में बंद किया जाना था जो उस चट्टान की नकल करता हो जिस पर वे जंगल में रहते थे। इतना ही नहीं, वे मानव निर्मित कुर्सी पर ठीक से बैठ भी नहीं सकते थे क्योंकि उनकी पूंछ रास्ते में आ जाती थी। वे सामान्य रोलर कोस्टर में सवारी करने में असहज महसूस करेंगे, भले ही यह सिर्फ 1 मिनट के लिए ही क्यों न हो। उन्हें जिराफ जाति के लोगों के बारे में भी विचार करना था, जिनकी गर्दन बड़ी थी और यदि जहाज में मोड़ या घुमाव होता तो उनके सिर कटने का खतरा रहता। इसके विपरीत, वहां चूहे लोग थे जो रोलर कोस्टर में सामान्य बैग द्वारा सुरक्षित होने के लिए बहुत छोटे थे। इसलिए उन्हें उनके लिए नई सुरक्षा सुविधाएं बनानी पड़ीं। एक और बात जिस पर उसे विचार करना था वह थी सवारी। मनुष्यों और अन्य साधारण अर्धमानवों के लिए रोलर कोस्टर की एक सामान्य गिरावट उनके अंदर भय पैदा करने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि योद्धाओं और उच्च क्षेत्र के लोगों के लिए यह उन्हें डराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें रोलर कोस्टर का ब्लूप्रिंट अभी भेजूंगा, ध्रुव ने कहा और अपनी उंगलियों पर इकट्ठा हो रहे प्रकाश के बिंदु को झटक दिया। श्रेया ने रोलर कोस्टर की इंजीनियरिंग के बारे में एक आसान गाइड तैयार की, और चिंटू की प्रतिभा की बदौलत उसने कुछ ही सेकंड में आसानी से इस तंत्र को समझ लिया। तुम क्या सोचते हो? उसने चिंटू से पूछा। येलो हॉबमैन की इंजीनियर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में सब कुछ गणना करने लगा। ये बहुत ही रोचक यात्रा है, बॉस। मैं देख सकता हूं कि यह राष्ट्र के लिए एक और आकर्षण बन जाएगा। जहां तक विभिन्न अर्धमानवों के लिए सुरक्षा सुविधाओं की बात है, मुझे लगता है कि इसे बनाना और इंजीनियर करना काफी आसान होगा। इसे पूरा करने के लिए बस ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी। चिंटू ने अपने ब्लूप्रिंट प्रक्षेपण कौशल का उपयोग करके रोलर कोस्टर कुर्सी के कुछ प्रारंभिक रेखाचित्र बनाए, जिसमें अर्धमानवों के विभिन्न शरीर प्रकारों को समायोजित करने के लिए कुछ नई चीजें भी शामिल की गईं। मैं एक और रोलर कोस्टर बनाने के बारे में भी सोच रहा हूं, लेकिन यह अधिक तीव्र और चरम है। मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जो ड्रैगनबॉर्न को भी डरा दे। चूंकि इस दुनिया में जादू था, इसलिए रोलर कोस्टर की सवारी की विशेषताएं उसकी पिछली दुनिया की तुलना में ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा घातक हो सकती थीं। और एक तरह से यह ज्यादा सुरक्षित भी था। लेकिन बॉस, हमारे पास एक बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, 2 बनाने की तो बात ही छोड़िए। चिंटू सही था। अभी उनके सामने एक समस्या थी, निर्माण के लिए सामग्री की कमी। रिबॉर्न में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, इसलिए वे इस तरह का एक और बड़ा प्रोजेक्ट नहीं खरीद सकते थे। अध्याय 340 भविष्य का समाधान। चिंटू ने सुझाव दिया, हम कुछ सामग्रियों को मुक्त करने के लिए अंगोरा शहर के नवीकरण कार्य को धीमा कर सकते हैं। चूंकि अंगोरा शहर अब व्यावहारिक रूप से रिबॉर्न राष्ट्र के अधीन था, ड्यूक द्वारा अपना सारा समय वहां बिताने के कारण ध्रुव ने रिबॉर्न मानकों के अनुसार उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास करने का फैसला किया। एकमात्र समस्या ये थी कि यह पहले से ही बहुत सारी सामग्रियों को ले रहा था, भले ही यह विकास के शुरुआती चरण में ही था। उदाहरण के लिए, प्लम्बिंग और सीवर सिस्टम परियोजना केवल 9% ही पूरी हुई थी, जबकि उन्होंने इसके निर्माण पर पहले ही कुछ महीने खर्च कर दिए थे। ये सामग्री के उपभोग के मामले में एक अथाह गड्ढे की तरह था। नहीं, निर्माण को वैसे ही जारी रखें, उन्होंने जवाब दिया। गोल्डन रोड को क्वींस क्षेत्र में और आगे फैलाने से पहले हमें अंगोरा शहर में अपना प्रभाव मजबूत करना चाहिए। अभी के लिए, मैं चाहता हूं कि तुम रोलर कोस्टर की योजना बनाने के लिए एक टीम बनाओ। मैं संसाधनों की समस्या से निपट लूंगा, उन्होंने चिंटू से कहा। जैसी आपकी इच्छा, मालिक। मैं अपने साथ किसे ले जाऊं? रिबॉर्नियन इंजीनियर्स विभाग में लगभग 900 सदस्य थे, जिनमें से अधिकांश पहले से ही अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त थे।
उन 900 में से केवल 50 ही वरिष्ठ स्तर के इंजीनियर थे जिन पर चिंटू और ध्रुव को भरोसा था कि वे अपने दम पर किसी प्रोजेक्ट को नियंत्रित कर सकते हैं। उनमें से 30 लोग पार्चलैंड्स में कई कारखानों और किंग्स क्षेत्र की परियोजनाओं की देखरेख करते थे, जबकि 20 लोग क्वींस क्षेत्र में विभिन्न उप परियोजनाओं के प्रभारी थे, 10 अंगोरा सिटी में, 5 ग्राफ्टेड क्लस्टर में और 5 गोल्डन रोड में। इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे कम से कम 5 वरिष्ठ स्तर के इंजीनियरों और 10 कनिष्ठ स्तर के इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। इन्हें कारखानों से ले जाए। इन्हें वरिष्ठ स्तर के इंजीनियरों के सक्रिय पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं है। जैसी तुम्हारी इच्छा, चिंटू ने उत्तर दिया। ध्रुव ने अपने छाया परिवहन कौशल का उपयोग करके खुद को ग्राफ्टेड क्लस्टर में टेलीपोर्ट किया, जहां नई रिबॉर्न खदानें दिन रात काम कर रही थीं और ध्रुव को हर रोज 5000 टन सामग्री पहुंचा रही थीं। दुर्भाग्य से इन दिनों ये लगभग पर्याप्त नहीं था। उन्हें बस यह उम्मीद थी कि खदानों की प्रभारी लामिया प्रिया के पास उनके लिए कुछ अच्छी खबर होगी। आपका स्वागत है बॉस, क्या कोई समस्या है? ध्रुव ने जवाब दिया, वही पुरानी बात, वही पुरानी बात। मेरी हमेशा भूखी रहने वाली कंपनी को आगे बढ़ने के लिए और अधिक पोषण की आवश्यकता है। शुक्र है कि प्रिया एक विशिष्ट प्रकार की लामिया बन गई, जो जमीन के अंदर से निकाले गए खनिजों और संसाधनों को स्वयं उगा सकती थी, जैसे कि वे सामान्य फसलें हों। जहां तक ध्रुव को पता था, वह अपनी तरह की पहली महिला थी, इसलिए उसकी नई शक्ति के सटीक मापदंड अभी भी अज्ञात थे। हमारी सभी मशीनें हमारी उम्मीद के मुताबिक काम कर रही हैं, बॉस। हम अपना मासिक कोटा 1 सप्ताह पहले ही पूरा कर लेंगे, लेकिन इससे हमें प्रतिदिन केवल कुछ 100 टन ही अधिक मिल पाएगा, प्रिया ने जवाब दिया, जब वह ध्रुव को खदानों में रेलमार्ग से होते हुए ले जा रही थी, जहां मेहनतकश लोग जमीन से कच्चा अयस्क निकालने के लिए अपने मंत्र और कौशल का इस्तेमाल करते थे। ध्रुव ने अपने चेहरे पर ग्रीस के दाग लगाकर सलामी दी और फिर अपने अयस्कों को खदान की गाड़ी में फेंक दिया। ध्रुव ने भी उनकी तरफ मुस्कुराकर देखा और उनकी कड़ी मेहनत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा छोटा सा प्रोजेक्ट कैसा है? उसने प्रिया से पूछा। लामिया इंजीनियर ध्रुवा को एक निजी सुरंग तक ले गया, जहां केवल वही पहुंच सकती थी। यह एक अपेक्षाकृत बड़े कक्ष में ले गया, जिसमें खेत जैसा दिखने वाला आयताकार भूखंड भरा हुआ था। लेकिन मिट्टी के बजाय प्रिया ने पाउडर ग्रेनाइट और पत्थर के मिश्रण का इस्तेमाल किया, और बीजों के बजाय प्रिया ने कच्चे अयस्कों के छोटे क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जो जमीन से उगाए थे। मैंने इस बात पर बहुत प्रयोग किया कि अयस्क किस जमीन के नीचे पनपते हैं। डेटा से पता चलता है कि अयस्क को उगाने के लिए उन चट्टानों का उपयोग करना सबसे अच्छा है जिनसे इसे निकाला जाता है। मुझे ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कमरे में सभी 8 मनस भर दिए जाएं ताकि यह बढ़ सके। freewebnovel.com। ध्रुव नीचे बैठ गया और जमीन पर उग रहे लोहे के छोटे से पत्थर को देखने लगा। अपनी सर्वोच्च प्रतिभा का प्रयोग करते हुए उसने अयस्क को चमकते हुए देखा, क्योंकि अयस्क ने हवा से सारा मन चूस लिया और उसका प्रयोग अपना शरीर बनाने के लिए किया। और जब उसने इधर उधर देखा तो एक चीज ने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। खनिज फार्म के बिल्कुल किनारे पर उसे जमीन से पीली रोशनी की एक छोटी सी चमक निकलती हुई दिखाई दी। दूर से ही ध्रुव को एहसास हो गया कि यह वाकई सोना है। वह उस ओर बढ़े और उसके पास 3 और एकल फसलें देखीं। ये चांदी, सीसा और तांबा थे। किसी तरह प्रिया ऐसे खनिज उगाने में सफल रही जो इस खदान में पाए भी नहीं जाते थे। ये क्या है? उसने उससे पूछा। ओह, ये तो बस एक छोटा सा प्रयोग था जो मैंने किया था, उसने जवाब दिया। मुझे नहीं लगा कि यह काम करेगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मैं उन्हें लौह अयस्कों की तरह ही विकसित करने में सक्षम थी। प्रिया की खोज की संभावना को समझते हुए ध्रुव कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। आपको क्या लगता है कि इन सभी फसलों की कटाई में कितना समय लगेगा? लोहे जैसे सामान्य संसाधनों के लिए इसमें कम से कम कुछ महीने लगेंगे, लेकिन सोने जैसी विदेशी सामग्रियों के लिए शायद इससे ज्यादा, उसने थोड़ी शर्मिंदगी से जवाब दिया। माफी चाहती हूँ बॉस, ये हमारी समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? आपने पहले ही बहुत मदद की है, बस इस पर कड़ी मेहनत करते रहें। मैं आपको अपना पूरा समर्थन देता हूँ। प्रिया खुशी से चमक उठी। धन्यवाद बॉस। यद्यपि ध्रुव को खदानों में कोई समाधान नहीं मिल पाया, लेकिन उसे यह जानकर खुशी हुई कि प्रिया के छोटे छोटे प्रयोग राष्ट्र को कई अन्य तरीकों से मदद कर सकते हैं। सोना उगाना धन उगाने के समान था। इससे पहले कि वह रिबॉन में सामग्रियों की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा पाती तथा साथ ही उसे आय का एक अन्य स्रोत भी दे पाती, उसे समय ही लगा। कोई समाधान न पाकर ध्रुव ने थोड़ा ब्रेक लेने और मैकटोनी चिकन खाने का निर्णय लिया। वह ट्रक स्टॉप पर पहुंचा और उसने खुद को रेस्तरां के सामने खड़ा पाया जो पहले से ही ग्राहकों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उनकी अनुपस्थिति में रेस्तरां में आने वाले ग्राहकों की संख्या और भी बढ़ गई थी।
आमतौर पर दिन के मध्य में ट्रक स्टॉप पर ईंधन भरने वालों के अलावा ज्यादा लोग नहीं आते थे। ज्यादातर लोग सूरज निकलने के दौरान यात्रा करना चाहते थे, लेकिन अब निश्चित रूप से अधिक लोग अपने कीमती दिन के उजाले को मैक्टोनी खाने में खर्च करने का निर्णय ले रहे हैं। अंदर जाते ही ड्रैगन विस्कस की मसालेदार और विदेशी खुशबू उसकी नाक में घुस गई, जिससे उसे प्रसिद्ध चिकन रेसिपी के लिए और अधिक लालसा हुई। हालांकि जैसे ही उसने देखा कि जगह पर बहुत भीड़ है, उसकी खाने की इच्छा कम हो गई। अधिकांश लोग खाने की अपनी बारी का इंतजार करते हुए मेजों के चारों ओर खड़े थे। वह देख सकता था कि लोग अपनी मेज पर बैठकर चिकन खाते समय असहज महसूस कर रहे थे। कौन नहीं करेगा? उनके पास 10 अन्य लोग खड़े होते थे, जिससे उन्हें घुटन महसूस होती थी। लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए था? चिकन खाने का एकमात्र तरीका यह था कि वे चिकन ऑर्डर करने के लिए अपनी बारी के लिए 30 मिनट से 1 घंटे तक इंतजार करें। अध्याय 341 बाहर ले जाओ। अंदर जाकर उसने देखा कि टोनी, रैमी और बाकी शेफ बहुत पसीना बहा रहे थे और वे और भी चिकन पकाने में अथक परिश्रम कर रहे थे। ध्रुव को उस छोटे बच्चे के लिए बुरा लगा क्योंकि वह जमे हुए चिकन के पंख नोच रहा था। वे इतने व्यस्त थे कि उनके पास ध्रुव का अभिवादन करने का भी समय नहीं था। माफ करें ध्रुव, हम समय से काफी पीछे चल रहे हैं, टोनी ने जवाब दिया। हमारे कुछ ग्राहक पहले से ही एक पूरी मोमबत्ती का इंतजार कर रहे हैं। माफ करें, 1 पूरा घंटा। रेस्तरां में पहले से ही एक यांत्रिक घड़ी लगी हुई थी, जिससे समय का पता लगाना अधिक सटीक हो गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि इससे समय का दबाव और भी अधिक बढ़ गया था। अंदर इतने सारे लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्या तुमने उनके लिए पर्याप्त चिकन तैयार नहीं किया? हमने किया, बॉस, रिबोनियन शेफ में से एक ने जवाब दिया। लेकिन उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं है। उनमें से ज्यादातर तो जमीन पर ही खाना खा रहे हैं। यहाँ तक कि जब लोगों को 30 या उससे अधिक मिनट के बाद अपना ऑर्डर मिलता था, तो उन्हें बैठने के लिए टेबल की तलाश में और भी अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता था। इससे रेस्तरां के अंदर भीड़ और भी बढ़ जाती थी। उनमें से कुछ ने तो फर्श पर या खड़े होकर खाना खाया, जो बहुत सुखद अनुभव नहीं था। ध्रुव ने इस समस्या का अनुमान नहीं लगाया था। उन्होंने अपने पिछले जीवन में फास्ट फूड प्रतिष्ठानों की तरह रेस्तरां डिजाइन किए, जहां केवल 100 या उससे कम लोग ही अंदर बैठ सकते थे। उसने सोचा कि वह समस्या को हल करने में सक्षम होगा, इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाएं। दुर्भाग्य से गोल्डन रोड, बास्टर्ड बैंडिट्स और यहां तक कि परियों की समस्या ने उसे इतने लंबे समय तक उलझाए रखा कि वह रेस्तरां को एक सच्चा फास्ट फूड प्रतिष्ठान बनाने में पूरी तरह से असमर्थ था। हालांकि फिलहाल ध्रुव ने टोनी और शेफ को अपना जादू दिखाकर उनकी मदद करने का फैसला किया है। अचानक 30 से ज्यादा मुर्गियां मुर्गे से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगीं। शुद्ध मैना से बने हजारों अदृश्य हाथों ने उसकी त्वचा से सारे पंख उखाड़ लिए और फिर उन पर टोनी के खास स्वाद का मिश्रण लगा दिया। और एक साधारण अग्नि मंत्र के साथ ध्रुव ने मुर्गियों को अत्यधिक गर्म तापमान पर जलाया, जो कि एक पल के लिए धातु को भी पिघलाने के लिए पर्याप्त था, और कुछ ही सेकंड में उसे पूरी तरह से पका दिया। टोनी, रैमी और अन्य शेफ ध्रुव के सटीक जादू के अद्भुत प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फायर मैना का एक साधारण गलत इनपुट या इसे कुछ मिलीसेकंड बाद में डुबाने से मुर्गियां जलकर राख हो जातीं। लेकिन किसी तरह ध्रुव चिकन को पूरी तरह पकाने में सफल रहा और चिकन की त्वचा का एक भी हिस्सा जला नहीं। वाह, ताली ताली ताली! अंततः हमारी मुर्गियां! वाह! यहाँ तक कि काउंटर के बाहर इंतजार कर रहे ग्राहक भी खुशी से झूम उठे जब उन्होंने देखा कि पूरी तरह से पका हुआ मैक्टोनी चिकन काउंटर पर सबके लिए लाया गया। और जब ये सब समाप्त हो गया, तो वह बाहर गया और जमीन पर ग्रेनाइट से अस्थायी मेज और कुर्सियां बनाईं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सभी खड़े ग्राहकों को उनकी टेबल तक पहुंचाया, जिससे रेस्तरां के अंदर भीड़भाड़ कम हो गई। कुछ घंटों बाद ग्राहकों की भीड़ आखिरकार खत्म हो गई। टोनी और दूसरे शेफ को थोड़ी सांस लेने की जगह मिली और वे जमीन पर गिर पड़े, सांस लेने के लिए हौंफते हुए, क्योंकि वे काम के एक और कठिन दिन से उबर चुके थे। हाँ, अगर आप ऐसा हर रोज कर सके तो यह मददगार होगा, टोनी ने आधे मजाक और आधे गंभीर स्वर में कहा। ध्रुव को समझ में आ गया कि रेस्तरां के अंदर लोगों की भीड़ एक समस्या है जो अंततः उन्हें परेशान करेगी। रेस्टोरेंट का उद्देश्य सभी को सड़क पर खाने का सुखद अनुभव देना था, लेकिन लोगों से भरी जगह पर खड़े रहना इसके बिल्कुल विपरीत था। ध्रुव ने खुद से कहा, मुझे रेस्तरां में टेक आउट सेक्शन लागू करना चाहिए था। वह पहले भी ऐसा करने वाला था, लेकिन रेस्तरां पर घात लगाए बैठे डाकुओं ने उसे बेरहमी से रोक दिया। उसके बाद वह पूर्वी जंगल में अपने व्यवसाय में इतना व्यस्त हो गया कि वह टोनी के सामने इस बारे में फिर से बात करने में असमर्थ था। लेकिन अब जब उनके पास कुछ समय था, तो वे अंततः इसे टोनी और बाकी शेफों को सिखा सकते थे। मैं जानता हूं कि आपकी समस्या का समाधान कैसे करना है, उसने टोनी से कहा। कैसे?
बस दिन में जल्दी ही ज्यादा चिकन पका लो। लेकिन ग्राहक खाएंगे कहाँ? ध्रुव मुस्कुराया। जहां भी वे चाहें, सड़क पर, चलते हुए, गाड़ी में, कहीं भी। क्या ये कैसे संभव होगा? ध्रुव ने अपना हाथ उठाया, जिससे उसकी कलाई के चारों ओर एक जादुई चक्र घूमने लगा, जिससे एक कागज का टुकड़ा उभरा जो केवल प्रकाशमान से बना था। ये प्रक्षेपण हवा में तैरता रहा, ध्रुव के निर्देश की प्रतीक्षा में। टेक आउट बॉक्स के लिए फोल्डिंग निर्देश डाउनलोड कर रहा हूँ। अचानक उसका सिर उसकी पिछली दुनिया के ज्ञान से भर गया, जिससे वह लाइट मैना पेपर को कुशलतापूर्वक मोड़कर एक छोटे से बॉक्स में बदल सका, जो उन सभी टेक आउट बॉक्सों की याद दिलाता था जिन्हें ध्रुव ने किसी अन्य जन्म में ऑर्डर किया था। वह क्या है? टोनी ने ध्रुव की हथेली के ऊपर तैरते हुए लाइट बॉक्स को देखते हुए पूछा। ध्रुव ने बताया, यह एक टेक आउट बॉक्स है। हम इसमें चिकन रखेंगे और अपने ग्राहकों को परोसेंगे। कैसे? अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए ध्रुव ने बॉक्स खोला और पाया कि वह वास्तव में दो जुड़े हुए खुले बक्सों से बना था। बॉक्स के बाएं आधे हिस्से में मैक्टोनी के चिकन का एक प्रक्षेपण था और दूसरे आधे हिस्से में रसोई के बर्तन, एक कांटा और एक चाकू था जो बहुत पतली लकड़ी की सामग्री से बना था। वाह, रेमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि वह इस टेक आउट बॉक्स की क्षमता को समझने वाला पहला व्यक्ति था। ये टेक आउट बॉक्स सिर्फ एक कंटेनर नहीं है, बल्कि यह एक प्लेट भी है। जब तक उनके पास यह है, वे जहां चाहें वहां खा सकते हैं। वे इसे घर वापस ले जा सकते हैं, वे इसे सड़क पर खा सकते हैं, या वे इसे सड़क के किनारे भी खा सकते हैं। उन्हें रेस्तरां के अंदर इंतजार नहीं करना पड़ता, वे इसे कहीं भी और जब चाहें ले जा सकते हैं। टेक आउट बॉक्स को देखते ही टोनी की आंखें बड़ी हो गईं। उसे एहसास होने लगा था कि ध्रुव इतनी कम उम्र में इतनी सफल कंपनी कैसे बना सकता है। उसके विचार वाकई नए थे। ये तो अद्भुत है, ध्रुव, टोनी ने प्रशंसा की। हमेशा की तरह अविश्वसनीय, बॉस। अन्य रेबोनियन शेफ ने तालियां बजाईं। अरे मिस्टर ध्रुव, हम ये टेक आउट बॉक्स कैसे बनाएंगे? रेमी ने पूछा। आप इसे फिर से कैसे मोड़ेंगे? छोटा लड़का टेक आउट बॉक्स के बारे में बहुत उत्सुक था और उसने तुरंत स्वयं एक बॉक्स बनाने की इच्छा जताई। हालांकि उनके प्रश्न के उत्तर ने ध्रुव को फिर से सिरदर्द दे दिया। मैं बक्सों को मोड़ना सीखने के लिए और अधिक कर्मचारियों को काम पर रखूंगा और वे ही सभी टेक आउट ऑर्डरों के प्रभारी होंगे। आप सभी सिर्फ चिकन पकाने पर ध्यान दें। आप लोगों को किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यद्यपि उसने ऐसा कहा था, लेकिन सबसे अधिक चिंता उसे ही थी। आखिरकार, उन टेक आउट बक्सों को बनाने के लिए उन्हें आपूर्ति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त उत्पाद बनाने हेतु एक और कारखाना और असेंबली लाइन बनानी पड़ी। हालांकि एक और कारखाना बनाने के लिए अधिक सामग्री की आवश्यकता होगी। जब उसने सोचा कि वह अपनी संसाधन समस्या का समाधान करने वाला है, तो अचानक एक और समस्या सामने आ खड़ी हुई।